गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। रियल नंबर के बारे में आप लोग क्लास 9 और उससे पहले भी पढ़े होंगे कि रियल नंबर है क्या। तो बाय डिफाइन हम लोग रियल नंबर के बारे में जानते होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं, या कह सकते हैं रियल नंबर का दो पार्ट होता है, रेशनल एंड इरेशनल। इसके अलावा भी बहुत सारा डिफाइन है, बट मेन डिफाइन इसका यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। दैट मीन्स रियल नंबर का दो पार्ट हो गया हमारा, एक हो गया रेशनल और दूसरा पार्ट हो गया इरेशनल। अब जब हम रेशनल नंबर में आते हैं तो रेशनल नंबर का डिफाइन भी आप लोग पढ़े होइएगा कि रेशनल नंबर का डिफाइन क्या है। द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number. A number is in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0 are called rational number. तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। बाय डिफाइन रेशनल नंबर में ये भी होता है कि रेशनल नंबर जब हम लिखते हैं p by q के फॉर्म में, तो p और q का जो HCF होता है HCF 1 होना चाहिए। तो हम रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाता है जब वो p by q के टर्म में तो है हो ही, p और q इंटीजर तो है हो ही, q 0 के बराबर नहीं हो, एज वेल एज हमारा p और q का जो HCF हो वह 1 हो। यानी p और q किसी भी दूसरे नंबर से कटना नहीं चाहिए अदर देन 1 से तो कटेगा ही, 1 को छोड़कर किसी अन्य नंबर से उस कटना नहीं चाहिए। तब जाकर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। अब क्लास 10th में रियल नंबर के बारे में आगे बताया गया है। रेशनल नंबर के बारे में क्लास 9 में भी डिस्कस किया गया है, क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होंगे। यहां फर्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम नहीं, मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम है क्या। सबसे फर्स्ट तो फंडामेंटल थ्योरम है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर और एक्सप्रेस्ड एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन वेयर इट इज यूनिक। यानी हम किसी भी इंटीजर को प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में इंडिकेट कर सकते हैं जो कि यूनिक होता है। यह फंडामेंटल थ्योरम है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। फंडामेंटल थ्योरम का मीन्स ही हो गया यह प्री प्रूफ है, कोई भी है। जस्ट लाइक हम ले लिए 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यूनिक है। क्यों यूनिक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 से ओनली हम 8 को इंडिकेट करते हैं,
8 को छोड़कर कोई अन्य नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 से इंडिकेट नहीं हो सकता है। यह इसका फंडामेंटल थ्योरम है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वह आता है डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लीमा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है यूक्लिड डिवीजन लीमा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यहाँ एक टर्म आया है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, तो एक टर्म इसमें है लीमा और एक टर्म होता है एल्गोरिथम। एक टर्म इसमें दिया गया है लीमा और एक टर्म होता है एल्गोरिथम। तो लीमा जो हो गया यह स्टेटमेंट हो गया। लीमा एक स्टेटमेंट कहलाता है जिसको प्रूफ किया जा सकता है। ओनली यह क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं लीमा प्री प्रूफ स्टेटमेंट होता है, या ओनली स्टेटमेंट इसमें लिखा जाता है जो वेल वेरीफाइड रहता है। और एल्गोरिथम एक प्रोसेस हो गया, ए वेल डिफाइंड प्रोसेस थ्रू व्हिच, या कह सकते हैं ए वेल डिफाइंड प्रोसेस या स्टेप वाइज प्रोसेस थ्रू व्हिच वी सॉल्व ए क्वेश्चन। हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व जिस प्रोसेस से करते हैं, स्टेप वाइज प्रोसेस से, वह स्टेप वाइज प्रोसेस एल्गोरिथम कहलाता है। और एल्गोरिथम जिस स्टेटमेंट को फॉलो करता है वह स्टेटमेंट लीमा कहलाता है। तो हमको आ रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जनरली हम लोग क्लास 4-5 में भी पढ़े होंगे कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है, पढ़ना हमको यही चीज है। बट एक कह सकते हैं कि प्री प्रूफ स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ना है, स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू उसको करना है। जैसे हम बचपन में सॉल्व किया करते थे उस ढंग से नहीं करना है, बट उसको स्टेप वाइज लिखना है। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन तो हम लोग पढ़े होंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यहाँ इस टर्म में लिखा जाता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां ए से इंडिकेट किया जाता है डिविडेंड को, बी से इंडिकेट किया जाता है डिवाइजर को, क्यू से क्वोशिएंट को और आर से रिमाइंडर को। इसमें एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि जब लिखा जाता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन r मस्ट बी, तो r का वैल्यू क्या होता है, तो r का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन b होगा। दैट मीन्स r का वैल्यू जो होगा यह 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b। कहने का मतलब कि जब किसी नंबर से हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर जो आता है उस नंबर से कम आता है। यानी अगर किसी भी नंबर में हम 4 से डिवाइड देंगे तो ऑटोमेटिक 4 से डिवाइड देंगे, या तो पूरा कट जाएगा यानी रिमाइंडर 0, अदरवाइज 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 4 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर 4 कभी नहीं आएगा, यानी रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा। और इस केस में हम कह सकते हैं रिमाइंडर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा है। अब इसके थ्रू यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करके हमको एचसीएफ निकालना है। अब यह एचसीएफ कैसे निकलता है इसके बारे में हम बता रहे हैं क्वेश्चन देकर। जैसे हमारा क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो इसका पहले हम रफ में एचसीएफ निकालते हैं, जैसे हम लोग डिवीजन मेथड से बचपन में
निकालते हैं। 4052 से हम डिवाइड दे रहे हैं 12576 3 टाइम में 420 9 टाइम में लगेगा 420 नेक्स्ट इसका हम फिर से इधर कर रहे हैं। वन टाइम इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 5 3 जा 15 4 3 जा 12 6 9 टाइम 0 9 2 जा 18 1 9 4 जा 31 7 2 ठीक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनली एचसीएफ आ रहा है कितना, आ रहा है 4। अब यह सारा जो हमारा प्रोसेस है इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू बताना है या हमको लिखना है क्लास 10th में। इसके लिए हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट सब जगह उसी फॉर्मूला पर बैठेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे ही बैठेंगे और यह प्रोसेस तब तक चलते जाएगा जब तक कि आर हमारा 0 नहीं हो जाए। तो एट फर्स्ट हम फर्स्ट स्टेप आते हैं, तो ये डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड इक्वल टू लिखेंगे हम डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420 लिख देंगे हियर 420 not equal to 0, then process will continue। नेक्स्ट टर्म अब आएगा। अब नेक्स्ट टर्म हम यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, तो जो हमारा डिवाइजर था वो नेक्स्ट में जाकर क्या बन रहा है, डिविडेंड बन रहा है। तो यहाँ भी जो बी है वह बी नेक्स्ट में जाकर ए बन जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये बी है, यह यहाँ जाकर अब क्या बनेगा ए। फिर डिविडेंड बराबर क्या आ जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी 420 इंटू 9 प्लस 272। फिर हम यहाँ देख रहे हैं हियर 272 नॉट इक्वल टू 0, देन प्रोसेस विल कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप फिर आएगा 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर हम यही स्टेप लिखेंगे जो बीच में डाले हुए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। नेक्स्ट स्टेप 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0, लिख देंगे हियर आर इक्वल टू 0, हेंस
HCF, और जो जिस नंबर का हम HCF निकालेंगे वो ब्रैकेट में डाल देंगे 4052 12576 इक्वल टू, अब जब R0 आया तो उस समय हमारा डिवाइजर क्या था, तो हमारा डिवाइजर 4 था, इसलिए HCF क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, यानी कोई भी ऑड इंटीजर इसी 3 टर्म में रहेगा, इसको छोड़कर किसी और टर्म में नहीं रहेगा। तो हम लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर we can write this a equal to 6q plus r, where r equal to 0 1 2 3 4 5। ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, किसी भी नंबर में हम 6 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 6 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ परसेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, हो सकता है रिमाइंडर 0 ही आए, अलग चीज है। तो r इक्वल टू क्या आ सकता है, तो पहले भी बताए थे हम यूक्लिड डिवीजन लिबो में कि r का वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होगा, यानी डिवाइजर हमारा 6 है तो r का वैल्यू 6 से कम कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। अब यहाँ हमको 1 2 3 4 5 6 केस आ रहा है r का, इस 6 केस यानी इच्छा हो केस में हमको 1 बाय 1 चेक करना होगा कि क्या ऑड है या इवन। हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट ले रहे हैं व्हेन r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r के जगह 0, यानी a इक्वल टू 6q। जब a बराबर 6q है तो a बराबर 6q प्लस 0, a इक्वल टू 6q। अब 6q को हम लिख सकते हैं 2 × 3q। अब a इक्वल टू 2 और 3q को हम m मान लिए हैं, लिख दिए बगल में m इक्वल टू 3q, तो a का वैल्यू आया 2m। अब 2 में इसलिए हम तोड़े हैं क्योंकि हम लोग इवन और ऑड जो चेक करते हैं वह 2 के अप्रॉक्स में चेक करते हैं, जो 2 से डिविजिबल है इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड, यानी जिसमें 2 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर नहीं आता है वो इवन, और जिसमें रिमाइंडर आ गया वो ऑड। तो यहाँ a इक्वल टू 2m लिखने का मीन्स है कि a जो है या 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिखा जाएगा a इज डिविजिबल बाय 2, hence it is not an odd इंटीजर। तो यह ऑड इंटीजर नहीं होगा, यानी r0 था तो ऑड इंटीजर नहीं हुआ। केस सेकेंड, व्हेन r इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो a इक्वल टू आ जाएगा 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q को फिर हम तोड़ते हैं 2 × 3q प्लस 1। अब इस 3q को हम m लेते हैं तो आ गया 2m प्लस 1 के टर्म में। तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि a में जब 2 से डिवाइड दिया जा रहा है तो 1 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है ना। जब 1 रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब है कि इस केस में a 2 से डिविजिबल नहीं है, और a जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो दैट मीन्स यह क्या है, ऑड है। तो ये लिखा जाएगा a इज नॉट डिविजिबल टू, hence it is an odd integer, hence it is an odd integer। केस थर्ड, when r इक्वल टू 2, a इक्वल टू आ गया 6q प्लस 2। अब इस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ गया 3q प्लस 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2m। ठीक, जहाँ 3q प्लस m क्या हो गया हमारा,
3q + 1 हमारा m हो गया। तो फिर यहाँ पे आ गया a2m के फॉर्म में, इसका मीन्स है कि a2 से डिविजिबल है, a इज डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज नॉट एन ऑड इंटीजर। नेक्स्ट स्टेप केस 4, when r = 3, तो a बराबर आ गया 6q + 3। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि 3 कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि हम इवन और ऑड चेक करते हैं 2 के अप्रॉक्स। तो इसको पहले हम तोड़ते हैं, a बराबर 6q और 3 को तोड़ सकते हैं 2 + 1 में। अब आ गया a, इस दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, तो 3q + 1 और ये +1 बचा हुआ रह गया। अब इसको जब हम m ले लेते हैं तो फिर यह आ गया 2m + 1 के टर्म में, यानी ये में 2 से डिवाइड देते हैं तो अब क्या आ गया 1, रिमाइंडर आ गया। दिस इम्प्लाइड दैट a इज एन ऑड इंटीजर। नेक्स्ट स्टेप केस 5, when r = 4, तो a = आ गया 6q + 4। अब इस दोनों में हम 2 कॉमन लेते हैं, 3q + 2, तो a आ गया 2m के टर्म में। जब a 2m के टर्म में आ गया, दैट मीन्स a इज नॉट ऑड, नॉट एन ऑड इंटीजर। नेक्स्ट केस 6, when r = 5। अब r = 5 में हम चेक करेंगे कि r = 5, तो इक्वल टू लिख सकते हैं हम 6q + 5। अब यहाँ फिर 5 को हम तोड़ते हैं तो आता है 4 + 1, और इस दोनों में 2 कॉमन लेते हैं तो आता है 2 × 3q + 2 + 1। अब इसको हम m ले लेते हैं तो फिर आ गया a बराबर 2m + 1, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो a इज ऑड इंटीजर। तो हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ ऑड इंटीजर हुआ। केस 1 r0, तो नॉट ऑड आया है, a इज नॉट डिविजिबल बाय 2। केस 2 में ऑड आया है, यानी जब r1 आया तो ऑड आया। जब हम देख रहे हैं 2 में नहीं ऑड आया है, 3 में ऑड आ रहा है, 4 में ऑड नहीं आया है, 5 में ऑड आ रहा है। यानी कब कब ऑड आया, तो जब 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के टर्म में रहा। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं, लिख देंगे हेंस every positive odd integer is in the form of 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो जो ही मैक्सिमम नंबर आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर का मीन्स है इस दोनों का हमको क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक, अब एचसीएफ किस मेथड से निकालेंगे ये क्वेश्चन नंबर पर डिपेंड करेगा। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिंपली निकाल देंगे, जिस ढंग से हम निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर 1 से ज्यादा 2 मार्क्स में पूछ दिया तब फिर हमको यूक्लिड डिवीजन लीमा में जाना पड़ेगा। मीन्स इसका एचसीएफ डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का आ रहा है, तो निकालना है सिंपली एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फिर
यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, यानी हमको प्रूव करना है किसी भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर we can write a equal to 3q plus r, यानी ये में हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं, जहां a इक्वल टू क्या आएगा, तो या तो 0 या 1 या 2, ये 3 केस आएगा। अब इस तीनों केस को लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q। अब हमको निकालना है स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या आ गया यहाँ, 3q का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू, अब 9q स्क्वायर को हम तोड़ के लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगर 3q स्क्वायर को हम m मान लेते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 3m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर किस टर्म में आ गया, 3m के टर्म में आ गया। ठीक, नेक्स्ट केस लेते हैं हम, केस सेकेंड, व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 1, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इस दोनों में हम देख रहे हैं 3 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में 3 कॉमन निकालते हैं, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। अब इस दोनों को हम क्या ले लेते हैं, m का टर्म ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 3m प्लस 1। नेक्स्ट केस, केस थर्ड, व्हेन r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को तोड़ देते हैं हम 3 प्लस 1 में। अब इस तीनों टर्म से 3 को कॉमन निकालते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इस टर्म को हम ले लेते हैं हम, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, लिख देंगे m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। हेंस क्वेश्चन डाल देंगे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, यानी हमको प्रूव करना है कि किसी भी इंटीजर का क्यूब जो होगा यह 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के टर्म में होगा, यानी किसी भी क्यूबिक नंबर को जब हम 9 से डिवाइड देंगे तो हमेशा या तो वह 9 से डिविजिबल होगा, या रिमाइंडर 1 आएगा या 8 आएगा। ले लिए फिर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वी कैन राइट a इक्वल टू 3q प्लस r। फिर वही कंडीशन है, एक मिस्टेक हुआ है, r इक्वल टू
0, 1 और 2। अब केस फर्स्ट हम ले रहे हैं व्हेन r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 0, दैट मीन्स a इक्वल टू 3q। अब क्यूब ऑन बोथ साइड, तो aq इक्वल टू 3q का होल क्यूब, दैट मीन्स aq इक्वल टू 27q, दैट मीन्स aq इक्वल टू 9 इंटू 3q का क्यूब। अब 3q को हम m ले लेते हैं, तो aq का वैल्यू आ जाता है 9m। अब की नेक्स्ट केस में आते हैं व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 1, तो aq आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, दैट मीन्स aq बराबर a प्लस b का होल क्यूब। किस फॉर्मूला पे टूटेगा? तो a प्लस होल क्यूब टूटे b का होल क्यूब टूटेगा aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq के टर्म में तोड़ देते हैं, तो आ गया aq प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस bq, यानी आ गया 3 3 जा 9 3 जा 27 q का होल क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 q स्क्वायर, 3 3 जा 9 q और 1 का होल क्यूब 1। अब इस तीनों टर्म में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस m, मतलब q प्लस 1। अब फिर हम इसको m ले लेते हैं, तो आ गया a इक्वल टू 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 के टर्म में आ गया। फिर नेक्स्ट केस आते हैं r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 2, और फिर क्यूब ऑन बोथ साइड, a क्यूब बराबर आ गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर हम इसको a प्लस b के होल क्यूब पर तोड़ रहे हैं, तो aq इक्वल टू आ गया aq प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर प्लस bq, दैट मीन्स aq इक्वल टू 27q प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36q प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। फिर इस तीनों टर्म में 9 कॉमन ले लेते हैं, तो a क्यूब बराबर आ गया 9 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, तो a क्यूब किस टर्म में आ गया 9m प्लस 8 के टर्म में। फिर वही लिख देंगे, हेंस लिख के क्वेश्चन रिपीट कर देंगे कि एवरी क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।